बच्चों, आ गए आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम करने वाले चैप्टर नंबर 7 से लेके 10 तक के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और आपके कंसेप्ट, जो कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस में बेहद मदद करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी होगी। आपका एग्जाम आने वाला है और यही चीजें आप लोगों को प्लस पॉइंट दिलाने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। तो चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये देखो ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपसे जब पूछी जाएगी तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग कुछ नहीं करोगे, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको कोई भी दो पॉइंट मान लेते हैं, हमारे पास है एक 3 कोमा माइनस 4 और एक आपके पास है 2 कोमा माइनस 1 या फिर ये भी माइनस। इन दोनों के बीच की जब आपको दूरी बतानी होगी तो आप लोग क्या करेंगे? सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसी को भी x1 y1 आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर जो है ना वो सेम आने वाला है। मान लेते हैं किसी बच्चे ने इसको x1 y1 मान लिया, किसी बच्चे ने इसको x2 y2 मान लिया। दूसरा बच्चा बोलता है कि जी मैंने तो इसको x1 और y1 माना था और इसको x2 और y2 माना था, तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं बच्चों, दोनों का ही आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। किसी को भी x2 मानो और किसी को भी x1 मानो, आपकी इच्छा है। समझ में आया? हाँ जी आया। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए सेक्शन फॉर्मूला। ये आप लोग कब यूज करने वाले हैं? देखो फिर से वही हमारे पास बोला जाएगा एक लाइन सेगमेंट है, एक कोई भी लाइन सेगमेंट आपको दे दी जाएगी, उसके आपको कुछ पॉइंट्स पता होंगे, वहां पे जो है ना एक पॉइंट आके बैठ जाएगा, एक पॉइंट आके बैठ जाता है, कोई भी एक पॉइंट, कि भाई हमारे पास एक ये लाइन थी, इस लाइन पे एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जाहिर सी बात है इस पूरी लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी हिस्से में बांट देगा। बताओ जरा, किसी ना किसी हिस्से में बांट देगा, क्या पता बिल्कुल बीचों बीच आके बैठ जाएगा। तो इसके पास भी एक हिस्सा हुआ, इसके पास भी एक हिस्सा हुआ, बोलो हाँ जी, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि इस वाले के पास 3 हिस्से आए, इस वाले के पास 2 हिस्से आए, तो रेशो क्या बन गई? 3:2। ये भी पॉसिबिलिटी है, हाँ जी है। तो बस फिर एक बार इसको इरेज कर दूं, ठीक है। तो आपको बोल दिया जाएगा कि एक पॉइंट है जो कि एक लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। तो जब आपको ये दोनों पॉइंट्स निकालने होंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, x पता करना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये m की मल्टीप्लाई x2 के साथ, फिर n की मल्टीप्लाई x1 के साथ, और नीचे में दोनों ही रेशियोज का सम। अगर 1:1 में बांटा है तो नीचे क्या आएगा? 1 + 1, 1 + 1। हाँ जी ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर y। जब मेरे को y निकालना होगा, फिर से वही m जाएगा राइट वाले के पास, n जाएगा लेफ्ट वाले के पास। तो m की मल्टीप्लाई y2 के साथ और n की मल्टीप्लाई y1 के साथ, और नीचे मेरा दोनों ही रेशियोज का क्या आएगा? सम आएगा। सिंपल देखो, लेफ्ट वाला राइट वाले के साथ मल्टीप्लाई, लेफ्ट में कौन है? m, किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ? राइट वालों के साथ, तो लेफ्ट वाला राइट वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब मेरा राइट में कौन है? बोलो n है, n किन के साथ मल्टीप्लाई हुआ? लेफ्ट वालों के साथ, तो राइट वाला मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट वालों के साथ। यही चीज मैंने इधर लिखी है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? आपसे वहां रेशियो भी पूछी जा सकती है कि किस रेशियो में बांटा है, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है? इसको मान लेना k और इसको मान लेना 1, तब सोल्व करना। उस केस में आपको इन दोनों में से एक पॉइंट दिया होगा, या तो आपको x दिया होगा या फिर आपको y दिया होगा, ठीक है। तो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। बस यही 2 चीजें हैं इस वाले चैप्टर में। दैट इज आपका डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और सेक्शन, कि हमारे बीच में हमारे पास एक लाइन है, अगर एक पॉइंट आके बैठ जाता है तो वो इस लाइन को किसी रेशियो में बांटेगा और आपसे वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी आया, ठीक है जी। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बेसिक चीजें सबसे पहले पढ़ लेनी है। वो क्या? देखो आपके पास जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसमें क्या होगा? कोई आपको दे देगा कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है।
अच्छा देखो, ट्रायंगल ज्यादातर इसमें मेरा कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मेरा एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। अच्छा देखो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, आपका एग्जाम आ रहा है और अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। साइन क्या होता है P/H, कोस क्या होता है B/H, टेन क्या होता है P/B होता है। ठीक है, मैंने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, जो आपको टीचर ने पढ़ाया आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा आपका, बताओ जल्दी से, कोसेक बनता है। कोस को उल्टा करने पे क्या बनता है, सेक बनता है। और मेरे टेन का उल्टा करने पे क्या बनता है, कोट बनता है। ये चीज मैं इधर लिख चुकी हूं। ठीक है, अच्छा देखो तो अगर साइन है मेरा कोस 1/कोसेक के बराबर है, तो कोसेक को भी क्या लिखा जा सकता है कि भाई साइन का उल्टा कर दो। हाँ जी, अच्छा ये बताओ, ये मैंने इधर क्या लिखा है, देखो मेरे पास, चाहे तो इसी को दिखाती हूँ, देखो मेरे पास ये ट्रायंगल है, जहां पे मेरा ये थीटा बनेगा ना, जहां पे मेरा एंगल होगा, उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये चीज तो आप लोगों को रट लेनी चाहिए कि जो मेरी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है वो मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि तीनों ही साइड में सबसे ज्यादा बड़ी होती है, तीनों ही साइड में सबसे ज्यादा बड़ी होती है। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज में तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होती है, दिक्कत आती है कि किसको पी माना जाए और किसको बी माना जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहां पे मेरा थीटा होगा, जहां पे मेरा एंगल होगा, जिस भी एंगल की बात करी जाएगी, उसके ठीक सामने वाली साइड होगी मेरी परपेंडिकुलर। तो बचा कौन, बेस। तो ये कौन हो गया, मेरा बेस हो गया, ये कौन हो गया, मेरा बेस। अब मान लेते हैं अगर मेरा थीटा यहाँ पे हुआ तो मैं क्या करूं, कुछ मत करो, इसके ठीक सामने वाली साइड कौन पड़ती है, ये वाली, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बचा कौन, बेस। तो ये वाली साइड मेरी, ये वाली साइड अब की बार मेरी बेस का काम करेगा, बेस का काम करेगा। पाइथागोरस थ्योरम आपके दिमाग में होनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल चिपका लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में बेहद यूजफुल है, बेहद यूजफुल है। बिना पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिग्नोमेट्री आपकी अधूरी रहेगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़ो। अच्छा ये आपको पता है ना कि भाई tan को हम और क्या बोलते हैं, sin A डिवाइडेड बाई cos A। और फिर जाहिर सी बात है कोट जब tan का उल्टा है तो इसको भी उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा मेरा, कोट के बराबर, दैट इज cos A डिवाइडेड बाई sin A। क्या आप सभी को ये वैल्यूज याद है, जल्दी से बोलो मेरे को, क्या ये वैल्यूज आप सभी को याद है, बिल्कुल याद होनी चाहिए। 0 हाफ 1/√2, √3/2 1, 0 √3/2। ठीक है, ये तो देखो बच्चों आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ये याद होनी चाहिए, मैंने लिखा है ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बिना इनको पढ़े तो चले मत जाना, क्या है ऐसी चीज, देखो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में कि मैं क्या ही बताऊं। ये तीनों आपकी जो आइडेंटिटीज हैं, जो आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, चैप्टर नंबर 8 की, वहां पे बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। उन क्वेश्चंस में इनका यूज होगा, इनका यूज होगा, तो आपको याद कर लेना है। मेन आपकी 3 आइडेंटिटीज ये हैं। ठीक है, इनको उल्टा पुल्टा कर दोगे तो भाई ये भी बनती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको उल्टा पुल्टा करना आना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मेरा बराबर होता है 1 के। मान लेते हैं मैंने साइन स्क्वायर ए को इधर ही रखा, तो बाकी मेरा कोस स्क्वायर को मैंने उधर भेजा, राइट में भेजा, तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है, या फिर कहे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बोला जा सकता है। दोनों ही तरीके हैं, हाँ जी तरीके हैं। मान लेते हैं मैंने कोस स्क्वायर को इधर रखा और मैंने साइन स्क्वायर को बोला जा तू 1 के पास चला जा, तो बोलता कोई बात नहीं मैं चला जाता हूं, तो कोस स्क्वायर इधर ही रहा और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी बोला जा सकता है। क्या आप लोग बोल पाएंगे, हाँ जी बोल पाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं पे आ जाए तो उसको आप कोस स्क्वायर ए लिखने के लिए आप लोग बिल्कुल लिबरल हैं, आप लोग आजाद हैं, तो आप वहां पे कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ देखो मैंने कितना गंदा कर दिया ना, इरेज कर दूं, ठीक है 1 मिनट देना मेरे को। ठीक है,
देखो इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा मेरा, कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए। ध्यान रखना सी वाले साथ में, सी वाले साथ में। ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये वाली तो हर बच्चे को रटी हुई होती है, हर बच्चे को याद है, बिल्कुल याद है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, इस वाली आइडेंटिटी में और इस वाली आइडेंटिटी में। तो ध्यान रखना सी वाले साथ में, सी वाले साथ में, तो बचा कौन, tan और sec बचा, तो इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी। हाँ जी बोलो, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अच्छा याद करने का तरीका बताऊं आप लोगों को, जल्दी से बोलो, बताऊं, बता ही देती हूं, देखो। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गई कि मेरा सी वाले साथ में है, जो छोटा है ना, छोटे को कोई साथ में चाहिए तभी तो बड़े का मुकाबला कर पाएगा। अब कोसिकेंट स्क्वायर है बड़ा नंबर, भाई भारी भरकम नंबर। अब ये कोट स्क्वायर है छोटा सा नंबर, तो इसको 1 की जरूरत पड़ेगी, तो इसके साथ मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, ठीक है जी, समझ में, हाँ जी। अब भाई जब ये कोट स्क्वायर ए के साथ 1 प्लस हो गया तो tan भी तो इसका उल्टा है, भाई tan भी तो इसका उल्टा है ना, तो tan को भी 1 की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ जी बिल्कुल जरूरत पड़ने वाली है, तो tan के साथ भी मैंने 1 प्लस किया, तो दूसरी साइड कौन बचा, जल्दी से बोलो, sec स्क्वायर ए बचा। कोस स्क्वायर यूज हो गया, साइन स्क्वायर यूज हो गया, कोट स्क्वायर ए यूज हो गया, सेक स्क्वायर सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर ए यूज हो गया, तो बचा कौन, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए। बस फिर हो गया, इतना ही करना था, इतना ही करना था, देखो ठीक है। तो आप लोग ये कर पाएंगे। और भाई ये मैंने क्या किया, 1 को इधर ही रखा और मैंने कोट स्क्वायर ए को उधर भेज दिया, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरीके से कोट स्क्वायर ए को मैं बोल सकती हूँ कोसिकेंट स्क्वायर ए -1, ठीक है। या तो आप इन दोनों को याद कर लेना, बाकी मेरा मानना ये है बिल्कुल याद नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या याद करना है, सिर्फ आपको ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी याद करनी है, दैट्स इट। उसके बाद हेर फेर करनी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर। देखो चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा और बिल्कुल कहते हैं ना हलवा चैप्टर है, एकदम बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर लूट लेने हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन किस बला का नाम है, देखो बला वाला तो छोड़ दो, अब तो भाई एग्जाम का टाइम आ गया है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में पता कर लेंगे। देखो जब नीचे खड़े होकर ऊपर किसी व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु को देख रहे हो तब बनेगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे खड़े हो, मान लेते हो आप घर के नीचे खड़े हो, ऊपर से आप मम्मी को आवाज लगा रहे हो, मम्मी, मम्मी देखती है, तो आपने जब नीचे से ऊपर देखा, जब आपने नीचे से ऊपर देखा तब मेरा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तब मेरा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ जी क्लियर है। अब जहां पे आप खड़े हो आपने अपनी मुंडी को ऊपर उठाया तो एंगल बना, ये मेरी सिधाई हो गई, ये मेरी सिधाई होगी। आपने मुंडी ऊपर करी तो यहाँ पे आपका बन गया एंगल, यहाँ पे आपका बन गया एंगल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थीटा। मैंने क्या बोला था, थीटा के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। भाई ये तो मेरी क्या है, इमारत है, इमारत है ये तो, ठीक है, ये मेरी इमारत है, या फिर इसको बोल लो कि आपकी दीवार है, पेड़ है, ब्रिज है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती। बचा कौन, जल्दी से बोलो, बेस मेरा बचा, तो ये मेरा बेस हो गया, ठीक है, हाँ जी ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए कि भाई tan 45 कितना होता है, फटाफट 1, ठीक है। आपका tan 60 कितना होता है, फटाफट बोलोगे √3, तब जाके ये वाले क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे, अदरवाइज इस चैप्टर को भूल जाओ। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा बच्चों, है ना, याद कर लेना, मैंने ऊपर आपको वैल्यूज दी हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन भाई बहुत से क्वेश्चंस में होता है, तो क्या करना है, पढ़ना और कुछ नहीं करना है। देखो ये आप अब की बार आप बिल्कुल आप ऊपर खड़े हो, नीचे आपकी मम्मी खड़ी है, या फिर मान लेते हैं आप ऊपर खेल रहे थे छत पे, इधर छत पे खेल रहे थे, आपकी बॉल नीचे आके गिर गई, तो आप इधर से खड़े होके अपनी फुटबॉल को देख रहे हैं कि भाई हाँ कहीं कोई उठा ना ले जाए, हैं जी, हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, अब की बार आपने अपनी मुंडी नीचे की,
तो एंगल इधर बनेगा, ये मेरी सिधाई, एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, हमें ये लाइन दिखती नहीं है, हमें ये वाली लाइन दिखती नहीं है, लेकिन इमेजिनरी लाइन। तो हमारा एंगल कहाँ बनेगा, ये जहां पर आप थे और जैसे ही आपने मुंडी घुमाई तो आपका एक एंगल बन गया, तो आपका एक एंगल बन गया, तो वो एंगल ये रहा, ठीक है, वो एंगल ये रहा। तो अगर आपने बचपन में अच्छे से पढ़ा हो तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्स खींची जाती है तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जल्दी से बोलो, क्या बोलते हैं इसको हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद होना चाहिए, आपका ट्रायंगल्स में यूज होगा, है, याद होना चाहिए, हाँ जी। तो ये हो गया मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल मेरा क्या है, ये वाला मेरा एंगल है थीटा। तो ये मेरी पैरेलल लाइन, ये भी मेरी पैरेलल लाइन, और ये गई मेरी ट्रांसवर्स, ये गई मेरी ट्रांसवर्स। तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा, इसके बराबर, इसके बराबर। तो ये भी मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। क्या हो गया, थीटा हो गया। क्या आप ये बात समझ पाए, हाँ जी समझ पाए। क्योंकि ऊपर वाले एंगल का काम बस यही है कि नीचे आके उसको सेम लिखना है, नीचे आके उसको सेम लिखना है। इसका मतलब जो एंगल आपने यहाँ लिखा है ना, चुपके से उसको इधर लिख देना, चुपके से उसको इधर लिख देना। तो आपको ये बात समझ में आई, जब आप ऊपर से नीचे बनी या फिर नीचे पड़ी या फिर नीचे खड़े किसी इंसान को या कार को, किसी भी चीज को जब आप नीचे देखते हो ऊपर से नीचे, तब आपका बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तब बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैंने वो पैरेलल लाइंस वाली बात लिखी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इधर। अच्छा, बस सभी एंगल्स की वैल्यू याद कर लेना। ये बात मैंने आपको अभी ऊपर बोली है कि सभी एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बस आपको क्या कर लेना है, टेन, कोस, साइन की वैल्यूज याद करनी है। कोट की कोई आपसे पूछेगा तो जब आपको टेन की याद होगी तो कोट की तो अपने आप याद होगी, उसका ठीक उल्टा कर देंगे ना, हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10th आपका सर्कल्स का है। इसमें बहुत छोटे से कंसेप्ट है और भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो बेहद हलवा चैप्टर है और फ्री के नंबर है, आप लोगों को लूट लेने हैं। समझ में आई, हाँ जी बोलो। देखो ये वैसे सीकेंट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो एक नंबर में पूछा जा सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जब आपके पास एक सर्कल है, सर्कल से एक लाइन ऐसे पास कर जाती है तो इसको हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीकेंट। पी क्यू सीकेंट कहलाएगी जब इस तरह से सर्कल को काटेगी। पी क्यू मेरी क्या कहलाएगी, सीकेंट। जब इस तरीके से मेरे सर्कल को इसने काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ये मेरा क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। अच्छा क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में, दो ही बातें समझनी है और उन्हीं से सवाल आने वाले हैं, उन्हीं से सवाल उड़ेंगे। आपको मात्र दो ही चीजें पढ़नी है बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बोला था दो ही चीजें है इसमें, वही पढ़नी है और उन्हीं से आपके सवाल एकदम फुर्र करके उड़ जाने हैं, ठीक है। वो दो चीजें क्या है वो जान लो। सबसे पहली बात ये टेंजेंट, सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एकदम सितारे वाली बात है, एकदम बिल्कुल बहुत सारे सितारे वाली, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सर्कल है, जब आपके सर्कल से कोई लाइन ऐसे छू के चली जाती है, ये तो छू के नहीं गई, कोई नहीं, ये गई छू के। जब आपके सर्कल को एक लाइन छू के चली जाती है, दिस इज कॉल्ड माई टेंजेंट। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, टेंजेंट। तुम इसको मान लेते, अगर मैंने पी क्यू नाम दिया तो मेरी ये पी क्यू जो ये लाइन है, ये मेरी क्या हुई, टेंजेंट टू दिस सर्कल, टेंजेंट हुई, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आई, कहीं से भी छू ले, मान लेते ये ऐसे छू ली या फिर ऐसे छू ली, ऐसे छू ली, ऐसे छू ली, ठीक है। कहीं से जब एक बार बस खाली छुआ है, छू कर और निकल गई, उसमें से पास नहीं होना, ध्यान रखना। जैसे पास हो जाएगी तो वो मेरी क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। लेकिन जब वो टच करके चली जाएगी, तो उस केस में मेरी क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। अच्छा ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपकी एक नंबर के लिए जरूरी बनती है। सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनती है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने इधर से एक पॉइंट ऐसे पास कर दिया, अब दूसरी वाली टेंजेंट आप पास करना चाहोगे ना तो थोड़ी सी वो क्या होगा, वो अंदर से चली जाएगी। क्या होगा, वो अंदर से चली जाएगी। सेम वाले पॉइंट से जो है ना वो टेंजेंट नहीं बन सकती, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स नहीं बन सकती, एक ही बन पाएगी। थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, देखो इधर से टच किया तो हो सकती है, लेकिन जब सेम पॉइंट है ना, मेरा मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मात्र ये वाली ही टेंजेंट पास हो सकती है, इसके अलावा और टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो थ्योरम 10.1 क्या है, जब सर्कल के एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाई जाती है तो यह टेंजेंट परपेंडिकुलर बनाती है रेडियस के साथ, ठीक है। देखो ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, सर्कल से ये गई मेरी
टेंजेंट, पी क्यू मेरी टेंजेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं रेडियस खींच दूं तो ये रेडियस पे मेरा ये जो रेडियस है इधर क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा टेंजेंट के साथ, 90 डिग्री एंगल बनाएगा टेंजेंट से। तो ध्यान रखना टेंजेंट आपकी कहीं पे भी हो वहां पे मेरा जो रेडियस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसका काम आपका बहुत आने वाला है। रीजन बीइंग दैट आपसे देखो, आपसे रेडियस पूछा जा सकता है, आपसे ओपी पूछा जा सकता है, आपसे ओक्यू पूछा जा सकता है, आपसे AQ पूछा जा सकता है, PA पूछा जा सकता है। ये सब कंडीशन होती है कि ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये काम आपकी कहाँ पे आएगी, जब परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये वाली साइड बराबर होगी मेरी OA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको लगानी आती है ना, सिंपल देखो इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देना। ये स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो आप लोगों को पता ही होगी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देखो, हाँ वही मैंने लिखा हुआ है कि रेडियस पूछा जा सकता है, ठीक है। थ्योरम 10.2 ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में। क्या बोलती है ये थ्योरम कि एक पॉइंट से आपका कोई भी एक पॉइंट है, बाहरी आपका एक पॉइंट है, एक्सटर्नल आपका पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट जा रही है। एक टेंजेंट गई PA, एक टेंजेंट गई आपकी PB, ठीक है। दो टेंजेंट सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से, कहते हैं एक तीर दो निशाने, वो वाला काम हो गया है। एक तीर से दो टेंजेंट चली गई, एक तीर से भाई एक पॉइंट से दो टेंजेंट चली गई, तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी। PA बराबर PB, अगर ये 5 सेंटीमीटर ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, ये 50 तो ये भी 50। क्या आप ये बात समझ पाए? क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई? बोलो जरा, बैठ गई? कहीं से भी देखो, ये देखो, मान लेते हैं ये मेरा एक पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट निकली, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। दोनों की ही लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों ही हमारी टेंजेंट्स की जो लेंथ वो क्या होगी, इक्वल होगी। जब सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है तब दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। वही चीज मैंने आपको अभी ऊपर बताई है। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का यूं आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, और ये आपका बुक का क्वेश्चन है। अगर आप बुक उठाएंगे तो आपको ये फिगर भी दिखेगी, ठीक है, आपको ये फिगर भी दिखेगी। देखो बुक का क्वेश्चन है और CBSE बोर्ड में आया हुआ सवाल है। तो ये आपसे ये भाई क्या होगा, देखो ये पॉइंट है, ध्यान दो, ये पॉइंट है A। अब यहाँ से दो टेंजेंट चली गई, एक टेंजेंट ये गई तो एक टेंजेंट ये गई, तो क्या मेरा AP बराबर AS नहीं होगा? AP बराबर AS नहीं होगा? बोलो हाँ जी होगा। एक टेंजेंट इधर चलेगी सेम पॉइंट से, और इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट चली गई PB, तो क्या मेरा PB बराबर BQ नहीं होगा? बोलो हाँ जी हो गया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट C था, इस C पॉइंट से मेरी RC एक टेंजेंट है और इस C पॉइंट से मेरी CQ एक टेंजेंट है। हाँ जी ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, RC और CQ मेरी बराबर है, ठीक है जी। अच्छा, इस D पॉइंट से एक टेंजेंट तो चली गई मेरी DR और दूसरी टेंजेंट मेरी चली गई DS, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे? हाँ जी हो गए। तो इसका यूज करके आपका क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी बोलो बच्चों, हाँ जी आ गई। तो बहुत अच्छे, अगर आपको समझ में आ गई, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है यही चीजें आपकी क्वेश्चंस में यूज होगी। जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं यही कंसेप्ट आने वाले हैं, इससे बाहर क्या ही आएगा बच्चों, बताओ। अब भाई जो NCERT होती है ना, जो ये हमारी NCERT बुक है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका हर कंसेप्ट अधूरा है। इसी से, क्योंकि इसी से आपके हाई लेवल के बनते हैं, इसी से लो लेवल के बनते हैं, और इसी से भाई मीडियम लेवल के भी बनने वाले हैं, ठीक है। तो जब तक आप लोगों को NCERT क्लियर नहीं होगी ना, NCERT क्लियर नहीं होगी तो आप लोग कोई भी सवाल नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना भाई, कोई भी सवाल नहीं होने वाला जब तक आप लोगों की NCERT क्लियर नहीं है। पहला काम है NCERT क्लियर करो। इसलिए मैंने NCERT से डायरेक्ट आपके फॉर्मूलेस, आपके कंसेप्ट आपके इधर मैंने लिख दिए हैं। तो ये आपको यू के यू दिमाग में बैठ जाने चाहिए। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, जितनी बारी इच्छा हो उतनी बार वीडियो देखो। जब दिमाग में बैठ जाए जब बंद कर दो। हाँ जी बच्चों समझ में आया?
हाँ जी ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बाकी बचे चैप्टर्स को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों पे रखिए। कोई आपको कहीं पे दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में या किसी पॉइंट में, किसी कंसेप्ट में, किसी चैप्टर में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई सॉल्व द प्रॉब्लम। और मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी सेपरेट करके, ताकि आप लोगों की दिक्कत आपके एग्जाम से पहले क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम बिल्कुल फोड़ कर आए इन द सेंस आप एकदम बहुत अच्छा एग्जाम करके आए। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।